गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार, माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की निःशुल्क क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अदिश और सदिश के बारे में पढ़ा, फिर हमने जानकारी ली दिश रेखाखंड क्या होते हैं, उसके पश्चात हमने सदिशों को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं इनकी जानकारी ली। तत्पश्चात हमने सदिशों के प्रकार के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट शून्य सदिश, सेकंड मात्रक सदिश, फिर सरेख सदिश, इसी प्रकार समान सदिश व ऋणात्मक सदिश के बारे में जानकारी ली। आइए आज की क्लास में हम स्थिति सदिश के बारे में जानकारी लेते हैं। स्थिति सदिश हम पोजीशन वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे यदि आपको कोई बिंदु दिया गया हो। ध्यान दें, मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई बिंदु P अक्ष कोमा वाई कोमा जेड है। यहाँ हमारा अंतरिक्ष से तात्पर्य है त्रिविमीय निर्देशांक तंत्र, अर्थात एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसमें एक बिंदु P अक्ष कोमा वाई कोमा जेड है, जिसका मूल बिंदु O, ओरिजिन पॉइंट O 0,0,0 के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात करना है। हमारे क्लास 12th के सिलेबस में स्थिति सदिश जो भी हैं वो सभी मूल बिंदु के सापेक्ष हैं। अब चूंकि स्थिति सदिश कह रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? स्थिति सदिश की दिशा सदैव मूल बिंदु से बिंदु की ओर होती है। तो यहाँ मूल बिंदु O से बिंदु P की ओर इसकी दिशा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो O से P की ओर है और हमारा स्थिति सदिश जो है वो OP वेक्टर है। OP वेक्टर को सामान्यतः हम R वेक्टर से भी निरूपित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं निर्देशीय अक्षों अर्थात एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं। तो फिर बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु P का स्थिति सदिश OP वेक्टर या R वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। मान लीजिए कोई बिंदु A 1,2,3 है। आपसे कहा जाए बिंदु A 1,2,3 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो OA वेक्टर बिंदु A के स्थिति सदिश को OA वेक्टर या स्मॉल a वेक्टर से भी निरूपित करते हैं। क्या होगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यदि हमें a वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना हो, a वेक्टर का मापांक बराबर अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर। फाइनली हम क्या कहेंगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 9 और 4 13 प्लस 1 14 अंडर रूट 14। किसी भी सदिश का परिमाण जो है वो सदैव उस सदिश की लंबाई को निरूपित करता है। और जैसा कि हम जानते हैं लंबाई का कोई ना कोई मात्रक या इकाई अवश्य होती है। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करें तो परिमाण की जो वैल्यू आती है उसके आगे इकाई या मात्रक अवश्य लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन, जिसे दिक कोज्या भी कहते हैं। दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोजें। आइए चर्चा करें इसके बारे में। मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई बिंदु P अक्ष कोमा वाई कोमा जेड है। अंतरिक्ष में कोई बिंदु P अक्ष कोमा वाई कोमा जेड है, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष, जिसके निर्देशांक 0,0,0 है, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश
ओपी वेक्टर है, जिसे हम सामान्यतः आर वेक्टर से भी निरूपित करते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स टू अक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बात ये आती है कि इस ओपी वेक्टर अर्थात आर वेक्टर के दिक् कोसाइन क्या होंगे। ध्यान दीजिए सभी। मान लीजिए ये आर वेक्टर जो है वो अक्स की धनात्मक दिशा के साथ, अक्स की इसे पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे और इसे नेगेटिव डायरेक्शन कहेंगे। अक्स की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा कोण बनाता है तथा आर वेक्टर जो है वो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बीटा कोण बनाता है। इसी प्रकार से आर वेक्टर जो है वो जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ गामा कोण बनाता है। जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ गामा कोण बनाता है। इसे हम संयुक्त रूप से ये कह सकते हैं कि ओपी वेक्टर अर्थात आर वेक्टर निर्देशी अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाता है। तो यहाँ अल्फा बीटा और गामा जो हैं वो दिक् कोण कहलाते हैं, डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं, तथा इनका कोस घटक अर्थात कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा जो है वो इसकी दिक् कोसाइन या दिक् कोजाएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ चर्चा करें कि वेक्टर आर के दिक् कोसाइन क्या होंगे, तो हम क्या कहेंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा जो है इस वेक्टर आर की दिक् कोसाइन है। दिक् कोसाइनों को हम सामान्यतः स्मॉल एल, स्मॉल एम व स्मॉल एन से भी व्यक्त करते हैं। अर्थात स्मॉल एल इक्वल्स टू कॉस एल्फा, स्मॉल एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा। ये वेक्टर आर के दिक् कोसाइन कहलाते हैं। यदि हम बिंदु P से अक्ष पर एक लंब ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मान लीजिए पॉइंट हमारे पास में M है, तो यहाँ हम बात करें समकोण त्रिभुज OMP में, समकोण त्रिभुज OMP में हम क्या देखते हैं, समकोण त्रिभुज OMP में यहाँ एंगल थीटा है, थीटा के सामने जो ये है लंब और ये हमारे पास में कर्ण है। किसी भी बिंदु का अक्ष घटक जो होता है वो उस बिंदु के द्वारा अक्ष पे तय की गई दूरी होती है। तो यदि हम बात करें यहाँ कि OM डिस्टेंस क्या होगी, तो OM डिस्टेंस होगी बिंदु P का अक्ष निर्देशांक अर्थात अक्ष पे चली गई दूरी बिंदु का अक्ष निर्देशांक होती है। इसलिए OM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अक्ष, ये हमारे पास में आधार होगा। हम बात करें OP वेक्टर की लंबाई क्या है, तो अभी हमने चर्चा की जैसे कि हम OP वेक्टर को R वेक्टर से व्यक्त करते हैं और किसी भी सदिश का परिमाण उस सदिश की लंबाई को व्यक्त करता है। तो यहाँ हम कहें इस OP की लंबाई कितनी होगी, तो OP की लंबाई जो होगी वो R वेक्टर का परिमाण ही होगी, R वेक्टर का परिमाण। इस समकोण त्रिभुज में हमें आधार और कर्ण की जानकारी है, तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से cos थीटा की हम बात करें, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। यहाँ थीटा के स्थान पे एंगल कितना है, अल्फा, तो cos अल्फा बराबर आधार जो कि है OM, और OM की जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास में, अक्ष। कर्ण जो कि हमारे पास में OP है, और हम OP की लंबाई की बात करें, OP का मान जो है वो हमारे पास होगा R वेक्टर का परिमाण, जिसे हम R से भी व्यक्त कर सकते हैं। cos एल्फा को हम L से निरूपित करते हैं, तो L इक्वल्स टू अक्ष अपॉन R। इसी प्रकार से अक्ष इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, LR।
बिंदु P से हमने y अक्ष पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लीजिए ये पॉइंट N है। पॉइंट N की हम बात करें तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज ONP प्राप्त होता है। समकोण त्रिभुज ONP में एंगल बीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, लंब, ये बेस आधार और OP यहाँ कर्ण हो गया। किसी भी बिंदु का जो y निर्देशांक होता है वो उस बिंदु के द्वारा y अक्ष पे चली गई दूरी होती है। यहाँ बिंदु P का y निर्देशांक y है। इसका मतलब ये हुआ कि y अक्ष पे चली गई दूरी अर्थात ON की जो वैल्यू है वो y होगी। कर्ण की वैल्यू हमें पता है r। हम बात करें यहाँ हमें आधार और कर्ण की जानकारी है। तो समकोण त्रिभुज ONP में एंगल बीटा है तो कॉस बीटा बराबर है आधार बट्टा कर्ण है। आधार की वैल्यू y, कर्ण की वैल्यू r। हम जानते हैं कॉस बीटा इक्वल्स टू m। दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू y अपॉन r। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू mr। समीकरण 1, समीकरण 2। इसी प्रकार यदि हम बिंदु P से z अक्ष पे लंब ड्रॉ करें, क्योंकि z अक्ष हम जैसा बोर्ड पे देख रहे हैं वैसा नहीं है, z अक्ष इस प्रकार से है और ये बिंदु P जो अंतरिक्ष में है तो यहाँ बिंदु P है। इस बिंदु P से हम z अक्ष पे जब लंब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। उसका एंगल जो है वो गामा होगा। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, कोस गामा जो है सिमिलरली यहाँ अक्ष यहाँ y तो यहाँ क्या आ जाएगा z अपॉन r। कोस गामा जो n है, n इक्वल्स टू z अपॉन r। क्या कह सकते हैं यहाँ से z इक्वल्स टू n r। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ हमने lmn की वैल्यू प्राप्त की। ये जो अक्ष yz है, ये अक्ष yz बिंदु के निर्देशांक हैं। तो दिक् कोसाइन के पदों में हम बिंदु के निर्देशांक, हमने कहा अक्ष yz निर्देशांक हैं, तो दिक् कोसाइन के पदों में हम क्या कहेंगे, अक्ष की वैल्यू Lr, y की वैल्यू Mr और इसी प्रकार z की वैल्यू Nr। ये Lr, Mr, Nr जो हैं वो दिक् कोसाइन के पदों में बिंदु P के निर्देशांक कहलाते हैं। L, M, N में एक संबंध होता है। यहाँ यदि हम समीकरण 1, 2 व 3 का स्क्वायर करके ऐड करें, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस समीकरण 3 का स्क्वायर, तो क्या प्राप्त होगा, हमें एक बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होगा। स्क्वायर करते समय बाईं साइड के स्क्वायर को बाईं साइड में ऐड करेंगे और दाईं साइड की स्क्वायर को दाईं साइड में। क्या प्राप्त होगा हमें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू अक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर। इट मीन्स अक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एलसीएम लिया, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि हम बात करें, हमारे पास आर वेक्टर जो है वो अक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। आर वेक्टर का परिमाण अंडर रूट अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो यदि हम स्क्वायर करें इसका तो आर स्क्वायर बराबर है अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्राप्त होता है। अर्थात हम अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्थान पे आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट 1। तो हमारे पास रिजल्ट बना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बहुत ही शानदार रिजल्ट है।
आपको हमेशा याद रखना है PTR, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर। इस संबंध का तात्पर्य क्या है? यहाँ LMN जो है वो R वेक्टर के दिक् कोसाइन है। तो क्या कह सकते हैं हम? किसी सदिश के दिक् कोसाइनों के वर्गों का योग सदैव 1 होता है। किसी भी सदिश के दिक् कोसाइनों के वर्गों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। इस रिजल्ट से बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? L = cos एल्फा है, तो क्या कह सकते हैं? cos स्क्वायर एल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = कितना होगा? 1। ये भी हमें याद रखना है, MTR। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एक सदिश के घटक CBSE में 2012 में बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया था। एक सदिश दिया गया था और पूछा गया था इस सदिश के अदिश व सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? मान लीजिए हमारे पास में सदिश R वेक्टर = अक्ष I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप है। तो सदिश R वेक्टर के अदिश घटक क्या होंगे? अदिश घटक का तात्पर्य है हमें I कैप J कैप और K कैप को नहीं लिखना, क्योंकि ये दिशाओं को निरूपित कर रहे हैं। तो इसके अदिश घटक अक्ष के अनुदिश तो होगा अक्ष, Y अक्ष के अनुदिश होगा Y और Z अक्ष के अनुदिश होगा Z। यदि हमें R वेक्टर के सदिश घटक पूछा जाए, सदिश घटक का मतलब हमें डायरेक्शन का भी जिक्र करना है। हम डायरेक्शन की बात करें तो अक्ष में हमने कहा था इकाई सदिश सदैव दिशा को बताता है। अक्ष की दिशा में इकाई सदिश I कैप होता है, तो सदिश घटक क्या होंगे? अक्ष I कैप, Y J कैप, Z K कैप। यहाँ हम R वेक्टर के जो मैं I कैप और J कैप और K कैप के जो गुणांक देख रहे हैं, अक्ष Y Z जो हैं वो R वेक्टर के दिक् अनुपात कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपात क्या है? दिक् अनुपात दिक् कोसाइनों के समानुपाती संख्याएं ही होती हैं। अर्थात L प्रोपोर्शनल टू अक्ष, M प्रोपोर्शनल टू Y, N प्रोपोर्शनल टू Z। दिक् अनुपात जो हैं वो दिक् कोसाइनों के समानुपाती संख्याएं होती हैं। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपको दिक् अनुपात दिए हुए हों, किसी सदिश के दिक् अनुपात ज्ञात हों, तो हम उसके दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ हम बात करें, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक दिक् कोसाइन में डिस्कस किया है, L = अक्ष अपॉन R। R जो है वो वेक्टर R का परिमाण है। तो यदि हमारे पास में सदिश A वेक्टर = या AB वेक्टर = AI कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप हो और आपसे कहा जाए AB वेक्टर के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? आइए देखें। यहाँ AB वेक्टर के दिक् अनुपात जो हैं वो क्या होंगे? I कैप J कैप और K कैप के गुणांक, I कैप का गुणांक A, J कैप का गुणांक B और K कैप का गुणांक C, ये AB वेक्टर के दिक् अनुपात कहलाते हैं। जैसा कि दिक् कोसाइन में पढ़ा, LMN सदिश के दिक् कोसाइन होते हैं। L = हमने पढ़ा अक्ष अपॉन R। यहाँ अक्ष के स्थान पे हमारे पास में A का प्रयोग है,
तो a अपॉन r के स्थान पे ए बी वेक्टर का परिमाण तो क्या प्राप्त होगा हमें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अर्थात L इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार M इक्वल्स टू हमने पढ़ा y अपॉन r, यहाँ y के स्थान पे b है और r के स्थान पे इसका परिमाण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड n इक्वल्स टू z अपॉन r, यहाँ z के स्थान पे c है और r परिमाण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अर्थात यदि किसी सदिश के दिक् अनुपात a, b व c हो तो उस सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिक् कोसाइनों को मानना पड़ेगा। माना सदिश के दिक् कोसाइन L, M व N है तो L इक्वल्स टू क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तथा M इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार n इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई सदिश हमारे पास में a वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप हो। आपसे पूछा जाए इस सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमें वेक्टर a के दिक् अनुपात लिखने होंगे। वेक्टर a के दिक् अनुपातों को सामान्यतः हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। यहाँ दिक् अनुपात i कैप, j कैप और k कैप के गुणांक होंगे। यहाँ i कैप का गुणांक 1 है, j कैप का गुणांक चिन्ह सहित -2 है और k कैप का गुणांक 5 है। तो हम कह सकते हैं स्मॉल a इक्वल्स टू 1, स्मॉल b इक्वल्स टू -2 एंड स्मॉल c इक्वल्स टू 5। लेट माना वेक्टर a के दिक् कोसाइन, माना वेक्टर a के दिक् कोसाइन जो है वो L, M व N है। तो हमने पढ़ा L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अर्थात L इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फाइनली L इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। L इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 30। इसी प्रकार से हम M की वैल्यू निकालेंगे। M इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज M इक्वल्स टू b की वैल्यू यहाँ -2 है और ये परिमाण जो हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट 30, तो M की वैल्यू जाएगी -2 अपॉन अंडर रूट 30 एंड N इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज N इक्वल्स टू c की वैल्यू 5 अपॉन अंडर रूट 30। अतः वेक्टर a के दिक् कोसाइन 1 अपॉन अंडर रूट 30, -2 बट्टा अंडर रूट 30 व 5 बट्टा अंडर रूट 30 हैं। आप अपनी स्टडी को सुचारू रखिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके आगे पढ़ते हैं।